स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र में। तो सामान्य अर्थशास्त्र के आज 6 पॉइंट के जो परिभाषा संबंधी वर्गीकरण है, तो आज हम तीसरे बिंदु पर डिस्कस करेंगे, यानी चुनाव या फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर रोबिन्स। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये चुनाव संबंधी या फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, ये प्रोफेसर रोबिन्स ने 1932 में एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। उसका नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो 1932 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और इस पुस्तक में प्रोफेसर रोबिन्स ने ये चुनाव संबंधी परिभाषा दी। रोबिन्स ने कहा कि व्यक्ति जो अर्थशास्त्र है वो व्यक्ति के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। इस परिभाषा ने संपूर्ण आर्थिक जगत में एक नवीन हलचल पैदा कर दी। उसका कारण ये था कि क्योंकि रोबिन्स से पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ और उनके समर्थकों ने धन संबंधी परिभाषा दी, और फिर मार्शल और उनके समर्थकों ने मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी। लेकिन प्रोफेसर रोबिन्स एकमात्र ऐसे अर्थशास्त्री रहे कि ना तो उन्होंने धन पर बल दिया न मानव कल्याण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र तो केवल व्यक्ति के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। तो चुनाव संबंधी पहलू से सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित होते हैं, और सीमित संसाधनों के भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो व्यक्ति को फिर वहां पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चुनाव करना पड़ता है। तो इस डेफिनेशन से कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो। तो पहला है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं हैं। सेकंड पॉइंट सीमित साधन है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। चौथा पॉइंट आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। पांचवा चुनाव की समस्या। तो रोबिन्स की इस डेफिनेशन से ये 5 पॉइंट्स निकल के आए हमारे सामने। पहला है असीमित आवश्यकताएं। रोबिन्स के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। दूसरा सीमित संसाधन, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में संसाधन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होते हैं। तीसरा पॉइंट है सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, और जो सीमित संसाधन हैं उनके भी वैकल्पिक प्रयोग हैं, एक से अधिक प्रयोग हैं। और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है, यानी कोई आवश्यकता अधिक तीव्र होती है और कोई उसकी अपेक्षा कम तीव्र होती है। तो अंत में क्या होता है, व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है, अर्थात सबसे पहले व्यक्ति किस आवश्यकता को पूरा करे, तो व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है फिर वहां पर। तो ये चुनाव की समस्या व्यक्ति के सामने खड़ी होती है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स प्रोफेसर रोबिन्स की डेफिनेशन से निकल के आए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। रोबिन्स की परिभाषाओं की जो विशेषता हैं, तो कौन कौन सी विशेषता है। पहली है
विश्लेषणात्मक परिभाषा, दूसरी सार्वभौमिक परिभाषा, तीसरा पॉइंट है विवेकशील प्राणी का अध्ययन, चौथा है वास्तविक विज्ञान, पांचवा है विस्तृत क्षेत्र। तो रोबिन्स की परिभाषा से ये कुछ विशेषताएं निकल के आई हैं। रोबिन्स के अनुसार जो रोबिन्स की जो परिभाषा है वो विश्लेषणात्मक है। मार्शल की जो परिभाषा थी वो श्रेणी विभाजक थी और जो रोबिन्स की परिभाषा है वो विश्लेषणात्मक है। दूसरा सार्वभौमिक परिभाषा है। सार्वभौमिक का मतलब है कि जो सीमित संसाधनों से जो समस्याएं उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या है, लगभग वो हर देश में और हर समाज में पाई जाती है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक रोबिन्स की परिभाषा में सार्वभौमिकता का गुण निहित होता है। नेक्स्ट है विवेकशील प्राणी का अध्ययन। रोबिन्स ये मानते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और वह सोच समझकर अपने पैसे को या अपने धन को खर्च करता है, अर्थात वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है वास्तविक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान से सीधा सा मतलब ये है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ है, अर्थात इसके कार्यों का अच्छाई और बुराई से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र का मतलब है कि प्रोफेसर रोबिन्स ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन किया है, चाहे वो समाज में रहता हो या समाज से बाहर रहता हो। तो ये रोबिन्स की परिभाषा की कुछ विशेषताएं थी 5। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। अब देख लेते हैं इसकी आलोचनाएं कि इसकी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। आलोचनाएं। आलोचकों के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र को एक साथ विस्तृत एवं संकुचित कर देना। पहली आलोचना। दूसरी, अल्प विकसित राष्ट्रों पर लागू न होना। तीसरा, सीमित साधन व वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग व्यर्थ। चौथा, साध्य एवं साधन का अर्थ स्पष्ट नहीं। पांचवा है अर्थशास्त्र को नीरस बना देना। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं
प्रोफेसर रोबिन्स की कुछ आलोचकों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। तो उन्होंने कहा है, जो आलोचक हैं रोबिन्स की आलोचना करते हुए, कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को एक साथ विस्तृत एवं संकुचित कर देना। अर्थात कि जो रोबिन्स हैं वो एक तो समाज में हर व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, चाहे वो समाज में रहता हो या समाज से बाहर रहता हो, तो इससे समाज अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। वहीं पर वो सिर्फ ये कहकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित भी कर देते हैं कि जो समस्याएं हैं वो सीमित संसाधनों की वजह से हैं। अर्थात चुनाव की जो समस्या आती है वो सीमित संसाधनों की वजह से आती है, ऐसा लेकिन आलोचकों का मानना है ऐसा नहीं है, क्योंकि अति उत्पादन के कारण भी मंदी की समस्या आती है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या आती है। तो आलोचकों का ये मानना है कि समस्याएं केवल सीमित संसाधनों के कारण ही नहीं उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या तभी उत्पन्न नहीं होती है, अधिकता के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दूसरी आलोचना है कि अविकसित राष्ट्रों पर लागू न होना। आलोचकों का ये मानना है कि अविकसित राष्ट्रों में भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका शोषण सही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। तो अविकसित राष्ट्रों की जो समस्या है वो विकास की समस्या है, न कि चुनाव की समस्या। नेक्स्ट है सीमित साधन एवं वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग व्यर्थ है आलोचकों के अनुसार। क्यों? क्योंकि आलोचकों का मानना है कि इन शब्दों को हर एक व्यक्ति जानता है, तो इनका जो प्रयोग किया गया है वो व्यर्थ ही किया गया है, कोई आवश्यकता नहीं थी इन शब्दों का प्रयोग करने की। चौथा पॉइंट है साध्य और साधन का अर्थ स्पष्ट नहीं। आलोचकों का यह मानना है कि जो रोबिन्स ने अपने परिभाषा में साध्य और साधन शब्द का जो प्रयोग किया है उसमें दोनों का कहीं कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है। अर्थात जो आज साध्य है हो सकता है वो आगे आने वाले समय में साधन बन जाए। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र को नीरस बना देना। नीरस से सीधा सा मतलब ये है कि जो रोबिन्स है वो व्यक्ति के सामाजिक पक्ष की अवहेलना करता है, अर्थात वो मानव कल्याण की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो उम्मीद है आज जो परिभाषा का तीसरा वर्गीकरण है रोबिन्स की परिभाषा यानी चुनाव या फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, विशेषताएं और आलोचनाएं तीनों कंप्लीट हो गई हैं और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों की। में बढ़ते हैं, अब जब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसकी चौथे प्रकार के डेफिनेशंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इच्छा रहित या आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर जे के मेहता द्वारा दी गई है, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं।